दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को औपचारिक तौर पर एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। जी हां, यह फैसला एनडीए विधायक दल की मीटिंग में विधायकों के सर्वसम्मति से लिया गया है। यह इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल थे। कल शाम को नीतीश कुमार राज्यपाल के पास बिहार में नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। जी हां, इसके बाद आज सुबह 11:30 पर शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिससे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हां, इसमें अब कोई भी रुकावट नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुशील कुमार मोदी को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। जी हां, सुशील मोदी ही इस बार बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे। कुछ दिन पहले से डिप्टी सीएम को लेकर बहुत सी बातें बनी, बहुत बातें हुई, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ही बनेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं नहीं बनना चाहता था मुख्यमंत्री, लेकिन भाजपा के नेताओं के आंकड़े और निर्देश के बाद मैंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया है। जी हां, मैं तो चाहता था कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही हो, लेकिन भाजपा नेताओं द्वारा मुझे मुख्यमंत्री बनने पर दबाव डाला गया। बिहार में महागठबंधन नीतीश सरकार और चुनाव आयोग पर चुनाव परिणाम में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही है। जी हां, इसी क्रम में कल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव के समर्थन में उतरे और उन्हें सही बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला। जी हां, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगभग जीत गए थे। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना बड़ा धोखा भाजपा ने वहां के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेमानी से हराया है। दीपावली के दौरान हुए आतिशबाजी ने बिहार के शहरों की भी दशा बिगाड़ दी है। जहां बिहार के कई शहर ऐसे हैं जहां प्रदूषण का लेवल अचानक से ऊपर चला गया। जी हां, हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को सांस लेने तक में परेशानी हो रही है। दरअसल शनिवार को दीपावली के आयोजन पर बिहार में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और पटाखे जलाए। इसका असर रविवार की सुबह भी देखने को मिला। जी हां, दीपावली की आतिशबाजी ने राजधानी पटना में सांस लेना मुश्किल कर दिया। यहां प्रदूषण का लेवल खतरे के निशान से ऊपर चला गया। जी हां, पटना समेत अन्य जिलों का भी यही हाल है। पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत खतरनाक है। गया का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह 161 रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से ज्यादा है। जी हां, बात भागलपुर की करें तो यहां 170 और मुजफ्फरपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से बेहद खतरनाक है। बिहार के एक और बड़े शहर पूर्णिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 रिकॉर्ड किया गया। जहां रविवार को पटना में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी बता रहे थे कि उन्हें आम दिनों की अपेक्षा यानी कि आम दिनों की तुलना में आज सांस लेने में कठिनाइयां हो रही है। जी हां, आपको यह भी बता दूं कि देश की राजधानी दिल्ली का भी वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है, यानी कि 414 तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे प्रखंडों में जल आपूर्ति योजना के कार्य में तेजी लाकर जल्द ही पूरा करने का निर्णय सरकार ने लिया है। जी हां, बिहार की मधुबनी समेत 7 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिले शामिल है। इन सभी 7 जिलों के कुल 37 प्रखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ते हैं। जी हां, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सभी जिलों की सीमावर्ती प्रखंडों के प्रत्येक गांव में हर घर नल का जल निश्चय योजना के अंतर्गत पेयजल पूर्ति योजना को जल्द ही पूरा करने को कहा है। जी हां, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने भी इस कार्य को जल्द ही पूरा करने के लिए पंचायती राज विभाग से अनुरोध किया है। जी हां, इस आलोक में पंचायती राज विभाग के निदेशक ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजकर उस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, ताकि सीमावर्ती प्रखंड में प्रत्येक गांव में हर घर नल का जल निश्चय योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजना को जल्द पूरा किया जा सके।
बिहार के लखीसराय में पुलिस ने एक अपहरण किए हुए छात्र को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बाहर निकाल दिया है। जहां घटना बेलोड़ी इलाके की है, जहां कोचिंग जाने के दौरान रास्ते में ही राजीव का अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने राजीव को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया है। साथ ही साथ 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी हां, अपहरणकर्ताओं ने छात्र के परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि इससे पहले नीतीश कुमार जी बिहार में एक अच्छे एनडीए के नेता के रूप में उभरे थे, लेकिन इस बार उनकी संभावनाएं समान नहीं है। जी हां, भाजपा ने उन्हें कमजोर करने की साजिश की है। अब भले ही वो एनडीए के नेता हो या फिर मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हो, लेकिन किसी और के पास उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में हारने के बाद राजद की ओर से जुबानी हमला जारी है। जी हां, राजद नेता मनोज झा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। मनोज झा ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, जहां उनके पास बहुमत बेहद कम है। इस संख्या बल पर वे लंबे वक्त तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे। मनोज झा ने कहा है कि बिहार में जनता ने जनादेश दे दिया है। जनादेश और शासन देश में लोगों ने फर्क देख लिया। उन्होंने कहा है कि अगर ये बदलाव का जनादेश नहीं होता तो फिर नीतीश कुमार को 40 सीटों पर नहीं सिमट जाते। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई है। जी हां, इस चुनाव के नतीजे ने सभी राजनीतिक धुरंधरों को चौंका दिया है। एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव की जीत का दावा किया गया था, लेकिन बाजी एनडीए ने मारी। जी हां, इसके बाद एआईएमआईएम ने सबको चौंका दिया, जिसके 5 विधायकों ने जीत हासिल की है। जहां पार्टी की इस कामयाबी पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी काफी खुश हैं। जी हां, वही अकबरुद्दीन ओवैसी जो अपने जहरीले बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में बने रहते हैं। जहां उन्होंने भी अब बिहार की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिंदुस्तान की सियासत में ये कामयाबी एक नई तारीख लिखेगी, जिसे सारी दुनिया देखेगी। एक दिन एआईएमआईएम सारे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा है कि मजलिस को नीचा दिखाने वाले तुम करते रहे और अल्लाह मुस्कुराता रहा, हमको नवाजता रहा और हम आगे बढ़ते रहे। जी हां, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि दोस्तों और दुश्मनों को पहचानो। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बंगाल सरकार कर्म साथी स्कीम के तहत 2 लाख युवाओं को मोटरसाइकिल बांटेगी। जी हां, ममता सरकार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सीएम ममता बनर्जी ने कथित तौर पर 4 नवंबर को लगभग 10 लाख लोगों की मदद करने का लक्ष्य रखा था, जो 2 लाख लाभार्थी पर निर्भर हैं। जी हां, जिसे लेकर उन्होंने मोटरसाइकिल देने की बात कही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि सभी मोटरसाइकिल पर एक ऐसा बॉक्स लगाया जाएगा जिस पर लाभार्थी फल, सब्जी, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे सामान रखकर बेच सकेंगे। जी हां, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इससे न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा, बल्कि उनसे जुड़ा लगभग 10 लाख लोगों को भी लाभ मिलेगा। दिवाली की रात बिहार के कई जिलों में अगलगी की घटना हुई है, जहां इस दौरान व्यवसायियों को करोड़ों की संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा है। आग लगने की पहली घटना पूर्णिया की है, जहां के गुलाब बाग में एक पाट के गोदाम में भीषण आग लग गई। जी हां, घटना सदर थाना के गुलाब बाग स्थित सनौली चौक के पास की है। आग लगी की इस घटना में 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति जल गई है। जी हां, दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लोगों ने कहा है कि बीच बाजार में पाट का गोदाम है, इसके बावजूद सुरक्षा की यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है और अक्सर दीपावली के मौके पर इस तरह की आगलगी की बड़ी घटना होती रहती है। आगलगी की दूसरी घटना मुंगेर की है, जहां शहर के मुख्य बाजार में स्थित दीनदयाल चौक के पास कपड़ा का प्रतिष्ठित दुकान श्री वस्त्रालय में आग लग गई। जी हां, दुकान के प्रोप्राइटर संजय चमरिया की दुकान में आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते 3 मंजिला बिल्डिंग को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले ही जिस मटर को सस्ता होने की वजह से छोले के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, वह आज कई दालों को पीछे छोड़ते हुए छोले के बराबर आकर खड़ी हो गई है। जी हां, 4 वर्ष पहले 25 रुपए किलो बिकने वाला मटर इस समय थोक बाजार में ही 70 रुपए किलो बिक रही है। जी हां, आयात पर प्रतिबंधों की वजह से मटर की यह स्थिति हो गई है। छोले के दाल हमेशा से कई दालों से आगे रहते हैं। जी हां, कई बार सहलग आदि के मौके पर इनके बार बार मांग की वजह से सबसे ऊपर भी हो जाते हैं। 4-5 वर्ष पहले छोले के भाव थोक बाजार में 100 रुपए किलो से अधिक थे। दूसरी ओर मटर के भाव 25 रुपए किलो के आसपास थे। जी हां, मटर में 2-3 रुपए की तेजी भी काफी ज्यादा मानी जाती थी। इसलिए बहुत से लोग जो अपने घर में की पार्टियों में छोले नहीं बनाते थे, वो मटर का ही इस्तेमाल करते थे। इसके भाव सभी दालों से नीचे रहते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जी हां, इस समय मटर और छोले के भाव एक बराबर हो गए हैं और मटर इस समय 70 रुपए किलो बिक रहा है।
दोस्तों, आधार कार्ड आज हर देशवासियों के लिए बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है। जी हाँ, बिना इसके आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इसकी अहमियत रोजाना बढ़ती ही जा रही है। सरकार ने आधार कार्ड को सुरक्षित बनाने के लिए पीबीसी आधार कार्ड भी जारी किया है। इसे आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने पीबीसी आधार कार्ड को सुरक्षित बनाने के लिए इसमें QR कोड का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ इस QR कोड को आप मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपकी समस्त जानकारी यानी कि आपकी पूरी जानकारी आपके सामने में आ जाएगी। इसके लिए इंटरनेट की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। जहां ऐसे में अब आपको सरकारी योजना का लाभ आसानी से प्राप्त हो सकेगा। जहां पीबीसी कार्ड का आधार प्रिंट कराने के लिए 50 रुपये फीस देनी होगी। आपको बता दें कि पीबीसी कार्ड एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है। इसका अधिकतर इस्तेमाल ATM कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में किया जाता है। पीबीसी आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां से आप आसानी से पीबीसी आधार कार्ड बनवा सकेंगे। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में पटाखे पर लगा बैन दिवाली के मौके पर बेईमानी दिखा। जहां कई लोग पटाखे फोड़ते दिखे। इस कारण दिल्ली का वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में 414 तक पहुंच गया। हालांकि सोमवार के दोपहर बाद हल्की बारिश हो सकती है, जिस कारण हालात थोड़े सुधरने का अनुमान है। वही हवा का रुख भी दक्षिण पूर्व की दिशा में मुड़ने का अनुमान है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। जहां इसी बीच कैबिनेट को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी की सीटें ज्यादा आई हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बैठेंगे। लेकिन इस बार उनके मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल होंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस बार बिहार की कैबिनेट में युवा चेहरों को जगह मिलेगी। जी हाँ, नियम के मुताबिक बिहार में विधानसभा में सीटों की संख्या के मुताबिक अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वैसे सूत्र ये भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ सभी कोटे के मंत्रियों की संख्या नहीं भरी जाएगी। मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, इस बार फेस्टिवल सीजन में अगर आप घर जाने के लिए प्लान बना रहे हैं तो इंडियन रेलवे की तरफ से जरूरी जानकारी शेयर की गई है। जहां रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में सफर के दौरान कोई भी यात्री पटाखे लेकर ना जाएं। अगर किसी भी यात्री के पास किसी भी तरह के क्रैकर्स पाए जाते हैं या फिर वह चोरी छिपे ले जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ, रेलवे ने कहा है कि इस तरह की कोई भी काम करना नियमों के खिलाफ है, अपराध है, गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 67 का उल्लंघन होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि इस एक्ट के मुताबिक कोई भी यात्रा करते समय अपने साथ पटाखा, गैस सिलेंडर जैसा सामान लेकर नहीं जा सकता है। अगर कोई भी यात्री ऐसा करता है तो फिर वह नियमों के खिलाफ माना जाएगा। इसके साथ ही वे रेलवे से ये भी अपेक्षा नहीं कर सकता है कि उसे इस तरह का सामान ले जाने की इजाजत मिलेगी। जी हाँ, रेलवे के मुताबिक अगर कोई भी यात्री ऐसा करते पकड़ा जाता है तो ये रेलवे एक्ट सेक्शन 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल होगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार के पंचायती राज विभाग में बम्पर भर्तियां चल रही है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें तथा ऑनलाइन के द्वारा फटाफट आवेदन करें। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंचायती राज विभाग में बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। जी हाँ, बिहार पंचायती राज के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित की गई है। पंचायती राज विभाग के इन पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये, आरक्षित श्रेणी के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित की गई है। जी हाँ, अगर आप अप्लाई नहीं किए तो अभी जाएं और ऑनलाइन के द्वारा अप्लाई करें। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद एक तरफ जहां एनडीए की सरकार के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है, वहीं महागठबंधन भी सरकार बनाने की दूरगामी रणनीति बना रहा है। जहां बताया जा रहा है कि जोड़ तोड़ की कोशिश के बीच उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी ऑफर खुल गया है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इसमें अपने कुछ प्रमुख सिपह सालारों को लगाया है। जोड़ तोड़ की कोशिश का खुलासा हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी हाल ही में कर चुके हैं, जो आपको केडीबी लाइव के माध्यम से भी बता चुके हैं। 2 दिन पहले आरजेडी विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा था कि एनडीए
सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। महागठबंधन के अन्य नेताओं को भी मानना है कि कुछ दिनों बाद महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। इसके लिए गुप्त मुहिम शुरू हो चुकी है। बताया जाता है कि आरजेडी की तरफ से बाहुबली अनंत सिंह और रीतलाल यादव को महागठबंधन की सरकार के लिए जुगाड़ की जिम्मेवारी दी गई है। विधान पार्षद सुनील सिंह और राज्यसभा सांसद अमरिंदर धारी सिंह को भी इस काम में लगाया गया है। जहां मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनके सहयोग के लिए आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा को भी लगाया गया है। हालांकि आरजेडी के नेता जोड़ तोड़ की कोशिशों से इनकार कर दिया। दोस्तों, पंजाब में पिछले 50 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानून को आंदोलन कर रहे हैं। जी हाँ, किसानों के आंदोलन का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर पड़ रहा है। दरअसल किसान अपना विरोध जताने के लिए रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते रेलवे ट्रेनों को नहीं चला रहा है। जी हाँ, रेलवे ने यात्री ट्रेनों के अलावा मालगाड़ियों को भी रद्द कर रखा है। ट्रेनों के नहीं चलने से यात्रियों के साथ ही सेना को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ट्रेनें और मालगाड़ियों के रद्द होने से सेना को जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा है। बिहार चुनाव में 5 सीटें जीतने वाले एआईएमआईएम को टूट का डर सता रहा है। जहां 5 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किए गए हैं। जी हां, रिजल्ट के बाद एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली है। इससे पार्टी खुश है, लेकिन विधायकों के टूटने का डर भी सता रहा है। इसे देखते हुए 5 विधायकों को हैदराबाद बुलाया गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में जीते पार्टियों के 5 विधायकों से मुलाकात की है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक के बंटने की फिक्र नहीं है। आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी पार्टी जनाधार बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले सत्ता से बाहर होना पड़ा और अब उपचुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। जहां पार्टी ने एक बार फिर से ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा है। जहां कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा पर उपचुनाव के नतीजे को पलटने और राज्य में सत्ता में बने रहने के लिए ईवीएम जादूगर का सहारा लेने का आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करता, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि भाजपा बिहार और मध्य प्रदेश में अपने पक्ष में ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है। लोगों के बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बिहार में तेजस्वी यादव के साथ जनता खड़ी है। चुनाव में ईवीएम से धांधली का आरोप लगाते हुए उन्होंने केवल बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग कराने की भी मांग की है। दिवाली खत्म हो चुकी है, इसके बावजूद देश में बैंक अभी नहीं खुलेंगे। जहां इसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि सोमवार से आप अपने बैंक में काम निपटा लेंगे तो आपकी गलतफहमी है। जहां दरअसल अभी भी बैंक कई दिनों तक बंद रहेंगे। यहां तक कि बीच में एक दिन छोड़कर पूरे 7 दिन तक बैंक लगातार बंद रहेंगे। दिवाली के बाद 15 नवंबर को रविवार के कारण बैंक बंद था, तो 16 नवंबर यानी कि आज भाई दूज के पर्व के कारण देश के कई राज्यों में बैंकों में छुट्टी है। आज चित्रगुप्त जयंती और विक्रम संयंत्र न्यू ईयर डे है, जहां इस कारण भी कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 17 नवंबर को निगोल चक्कोबा पर इम्फाल और गंगटोक में बैंकों में छुट्टी रहेगी। 18 नवंबर को गंगटोक में छठ पूजा के कारण कई जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 19 नवंबर को देश भर में बैंक खुलेंगे। इसके बाद 20 नवंबर को छठ पूजा की वजह से बिहार, झारखंड और उत्तर भारत के कई इलाकों में बैंक बंद रहेंगे। जहां 21 नवंबर को भी पटना में छठ पूजा की वजह से बैंक बंद रहेंगे। वहीं 22 नवंबर को रविवार की वजह से देश भर में बैंक बंद रहेंगे। जी हाँ, सिर्फ यही नहीं बल्कि नवंबर महीने में कुछ और भी दिन बैंक बंद रहेंगे। 28 नवंबर को महीने का 14 शनिवार है, इस कारण बैंक बंद रहेंगे। 29 नवंबर को फिर से रविवार पड़ रहा है, इस वजह से देश भर के बैंकों में अवकाश रहेगा, यानी कि छुट्टी रहेगा। 30 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बैंकों में छुट्टी रहेगी। नालंदा में बीती रात गैस भरने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जी हां, घटना नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मोहल्ले की है। हालांकि इस घटना में किसी की भी हताहत होने की सूचना नहीं है। सिलेंडर ब्लास्ट होते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। जहां मौके पर पहुंची अग्निशमन दस्ता की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों ने बताया कि सुनील महतो इलाके में जनरल स्टोर चलाता है। जनरल स्टोर की आड़ में वह गैस रिफिलिंग का भी अवैध धंधा करता है। बीती रात वह छोटे वाले सिलेंडर में गैस रिफिलिंग कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद वह दुकान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद आसपास के मकान के लोग घर खाली करके सड़क पर निकल गए। जहां इस दौरान दुकान में रखे अन्य सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गए, जिससे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। जी हां, स्थानीय लोगों से इसकी सूचना अग्निशमन दस्ता को दिया, जिसके बाद करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
जदयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 4 दशक से राज्य की राजनीति में धूरी बने हुए हैं। जी हां, बिहार की राजनीति में दमखम रखने वाले नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीतिक में अभी अहम भूमिका रही है। बतौर मुख्यमंत्री सुशासन और न्याय के साथ विकास के संकल्प पर चलकर उन्होंने साबित किया है कि बिहार भी तरक्की कर सकता है। उन्होंने बिहार में विकास को पहली बार राजनीति का एजेंडा बनाया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही वे राजनीति में अपनी पैठ बना चुके थे। जी हां, संसदीय राजनीति की शुरुआत उन्होंने लालू प्रसाद के साथ रहकर शुरू की, मगर वर्ष 2009 के चुनाव में वे भाजपा के साथ हो गए। जी हां, इस बार फिर भाजपा का साथ उनको मिला है। जी हां, बीच में 2014 में उनकी अपनी पार्टी जदयू अकेले चुनाव लड़ी, तब मात्र 2 सीटें पर उनके उम्मीदवार जीत सके। इसके पहले विधानसभा का चुनाव वे 2 बार भाजपा के साथ रहकर जीते और राज्य में सरकार बनाई। जी हां, तीसरी बार उन्होंने विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद की पार्टी का साथ लिया, लेकिन लगभग 1.5 साल के बाद ही उनका मुंह भंग हो गया। फिर से भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना ली। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एक बार फिर से आज एनडीए की सरकार बनेगी। जी हां, आज जहां नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, तो वहीं उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील कुमार मोदी भी शपथ ग्रहण करेंगे। इन दिनों चेहरे के अलावा भी बिहार में कई ऐसे दिग्गज राजनेता हैं जिनका इस बार भी नीतीश कुमार में भी मंत्री बनना तय है और इसका नाम का ऐलान औपचारिक मात्र है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में अगर बड़े चेहरों की बात करें तो उसमें सबसे पहले नाम प्रेम कुमार का आता है। जहां बीजेपी के नेता और गया से 8वीं बार विधायक चुने गए प्रेम कुमार पिछले सरकार में कृषि मंत्री थे और इस बार भी उनका मंत्री बनना लगभग तय माना गया है। बीजेपी से दूसरा सबसे बड़ा चेहरा जिसका नाम है वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में आता है। जी हाँ, वो है मंगल पांडे। फिलहाल बिहार के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। मंगल पांडे का इस बार भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। जय बीजेपी की ओर से तीसरा सबसे बड़ा नाम नंदकिशोर यादव का है, जो कि बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं। पटना साहिब सीट से नंदकिशोर यादव कई बार विधायक रह चुके हैं और उनकी गिनती बीजेपी के बड़े यादव नेताओं में होती है। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट के मैदान में बतौर तेज गेंदबाज उतरने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने करीब 2.5 दशक पहले हैदराबाद के चार मीनार इलाके से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया था। तो शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि वे आगे चलकर उनके सियासी बाउंसर मुस्लिम मतों वाले विकेट पर जमी पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बन जाएंगी। जहां पहले महाराष्ट्र और अब बिहार इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि आने वाले समय में हैदराबाद का ये सांसद उनकी सिरदर्दी और बढ़ा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र सीमांचल में ओबीसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया। जी हां, कांग्रेस एवं राजद का महागठबंधन सत्ता के दहलीज तक पहुंचकर भी रुक गया, तो उसकी एक बड़ी वजह एआईएमआईएम के मुस्लिम मतों में सेंध लगाने को ही माना जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता की सियासत की पैरोकार माने जाने वाली पार्टियां ओबीसी को भाजपा की बी टीम और वोट कटुआ कहती है, लेकिन 51 वर्षीय ओबीसी का कहना है कि देश में कहीं में चुनाव लड़ना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और वह चुनाव लड़ेंगे। अपनी हार के लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराने वाली पार्टी भाजपा को रोकने में समर्थ नहीं है। ओबीसी की अगुवाई में एआईएमआईएम ने 2014 में जब हैदराबाद के दारुस्सलाम पार्टी मुख्यालय से निकलकर महाराष्ट्र की सियासत में दस्तक दी, तो वह पहली बार राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श का हिस्सा बनी और उसे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि राकंपा के लिए खतरे के तौर पर देखा जाने लगा। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र औरंगाबाद की सीट और फिर विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतकर ओबीसी की पार्टी ने प्रदेश में एक बार फिर से अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना के नए मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जी हां, लगातार कई महीने के बाद जहां बिहार में कोरोना के नए मामलों की संख्या 300 से नीचे आई है, वहीं राजधानी पटना में ये 100 से भी कम हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में कोरोना के 247 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के नए मरीजों की संख्या अधिक संख्या राजधानी पटना में है, जहाँ 89 मरीज मिले हैं। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो भागलपुर में 14, मुजफ्फरपुर में 24, पूर्णिया में 11 और सुपौल में 23 मरीज मिले हैं। उधर अररिया में 1, बांका में 1, बक्सर में 1, नवादा में 1, समस्तीपुर में 1, औरंगाबाद में 5 और जमुई में 2 मरीज मिले हैं। जहां बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 6486 हो गई है। बिहार सहित पूरे देश में धूमधाम से दीपावली मनाई जा रही है। जी हां, देश के अलग अलग हिस्सों में इस त्योहार को लेकर अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। जहां हर साल की अपेक्षा में इस बार की दीपावली थोड़ा अलग है। लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। जहां इस बार प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन इसका खासा असर नहीं दिख रहा है। जहां पटना के रहने वाले प्रशांत कहते हैं कि इस बार की दीपावली थोड़ी अलग है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह महामारी जल्द ही समाप्त हो, जिसके बाद हम सभी एक साथ मिलकर दीपावली मना पाएं।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।